वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं ब्रजेश कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर, आपका लॉकडाउन में जो विद्यालय अभी बंद चल रहे हैं उसके दौरान में आपको ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कराया जा रहा है। तो आइए आज हम आपको वर्ग 9 का विज्ञान विषय, जिस पाठ का नाम है बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बल कहते किसे हैं। तो बल का मतलब होता है किसी वस्तु में उत्पन्न खिंचाव या धकेलाव या खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं। अर्थात बल वह है जो किसी वस्तु पर को धक्का देता है या हम उसको खींचते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसमें एक परिवर्तन आता है। अर्थात बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात बल के द्वारा हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और या किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। बल एक सदिश राशि होता है, अर्थात बल की दिशा और परिमाण दोनों होता है, निश्चित होता है। अतः बल एक सदिश राशि। आगे हम जानेंगे बल के कितने प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के कितने प्रकार के होते हैं। तो बल जो है भिन्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला बल का प्रकार जो है हम जानेंगे घर्षण बल। घर्षण बल अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल अर्थात वह बल जो किसी वस्तु की गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है। अर्थात किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में जो काम करता है बल, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। अर्थात घर्षण बल हमेशा किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। तो और यह दो सतहों के बीच लगता है। तो कोई भी एक सतह प्लेन हो गया, इसके ऊपर कोई वस्तु गति करता है तो यहाँ पर इन दोनों सतहों के बीच, दो वस्तु सतह के बीच में एक बल कार्य करता है और इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सतह है और इस पर कोई वस्तु है जो गति करता है, अगर ये यहाँ से वस्तु इसको आगे की तरफ धकेलता है तो घर्षण बल हमेशा इसके विरोध में काम करेगा, पीछे की तरफ। अर्थात यह गति की हमेशा विरोध में काम करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। आगे में हम जानेंगे, आगे हम लोग जानेंगे कि घर्षण बल के कौन कौन से उदाहरण है। तो घर्षण बल के कारण ही हम सतह पर चल पाते हैं। जब हम चलते हैं, जमीन पर चलते हैं तो वहाँ घर्षण बल काम करता है। जब मोटर गाड़ियों के चक्के चलते हैं तो वहाँ घर्षण बल काम करता है। जो मशीनरी का पार्ट पुर्जे का जो भी काम करते हैं वहाँ घर्षण काम करता है। तो घर्षण बल को कम करना है। हम लोग घर्षण बल को कैसे कम कर सकते हैं। तो घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। स्नेहक का प्रयोग, स्नेहक को हम लोग अंग्रेजी में लुब्रिकेंट कहते हैं। जैसे मशीनों का पार्ट पुर्जे की जो मशीनें होते हैं, जब हार्ड चलते हैं तो उनके घर्षण को कम करने के लिए वहाँ पर स्नेहक, ग्रीस, मोबिल का हम प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से उसका जो है पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन करने में आसानी से चलने लगते हैं। तो इस तरह हम घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, सतह को चिकना करना। सतह को चिकना करना अर्थात सतह जितना ही चिकना होगा घर्षण बल उतना ही कम रहेगा। तो घर्षण बल को
सीधा करना पड़ता है। आगे में बल का दूसरा प्रकार हम जानेंगे अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र, अभिकेंद्र का मतलब होता है केंद्र की तरफ। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करता है तो जो बल केंद्र की ओर लगता है, ऐसे बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे अगर ये सूर्य हो गए, इनके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो सूर्य जो है पृथ्वी को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, तो यह जो है अभिकेंद्र बल का उदाहरण होगा। उसी तरह नाभिक, न्यूक्लियस, किसी परमाणु में न्यूक्लियस होता है बीच में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा के रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक जो है अपनी केंद्र की ओर खींचता है, तो यह बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। बल का तीसरा प्रकार, बल का तीसरा प्रकार चुंबकीय बल होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बल का तीसरा प्रकार चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? जब कोई चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो वहां जो बल काम करता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे किसी मैग्नेट के पास में अगर हम लोहा कण रख देते हैं, तो लोहा को आसानी से अपनी ओर खींच लेता है, जो मैग्नेटिक फोर्स का उदाहरण होता है। उसके बाद चौथा जो है बल का चौथा प्रकार वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं स्थित हैं, अवस्थित है, उन सभी वस्तुओं पर हमारा पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ उसको आकर्षित करता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जब अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, जिस बल से वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे अगर हम कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, तो यह हमेशा नीचे जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हम किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ आता है। दैट्स एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडीज टू देयर सेंटर्स। मतलब पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण बल का काम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो आगे में हम लोग जो है आगे हम लोग जानेंगे कि बल के भी दो प्रकार होते हैं। पहला बल का प्रकार जो होता है वह संतुलित बल होता है। संतुलित बल जिसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स इसका मतलब होता है जब किसी वस्तु को लगने वाले अनेक बल जिसका परिणामी मान शून्य होता है, तो ऐसे बल को बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0। मतलब कि अनेक बल जब किसी वस्तु पर बहुत से बल काम कर रहे हो और टोटल का बल का परिणाम शून्य हो जाए, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। और दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित
जब किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बल मतलब डिफरेंट फोर्स जिसका परिणामी मान शून्य नहीं होता है अर्थात कोई मान आता है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल ही किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन लाता है। संतुलित बल के द्वारा कोई वस्तु परिवर्तन नहीं होती है जबकि असंतुलित बल के द्वारा कोई भी वस्तु में परिवर्तन होता है। उसके बाद बल के कारण जब किसी वस्तु में गति होता है मतलब गति दैट मीन्स मोशन, यह क्यों होता है तो ड्यू टू फोर्स बल के कारण। तो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बल के कारण जो गति होती है उसके लिए 3 नियम का प्रतिपादन किया था, 3 नियम दिया था अर्थात न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादन किया था। पहला नियम था प्रथम नियम, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित न किया जाए, अर्थात किसी भी वस्तु की एक सामान्य अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई बंडल किताब रखा गया हो और वहां से हम कोई बुक बीच से खींचते हैं तो बाकी किताब अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो यह जो है न्यूटन का पहला नियम का धारण होता है। दूसरा जो है गति का दूसरा नियम, न्यूटन ने दूसरा नियम जो दिया दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति का दूसरा नियम जो होता है उसका उसे बल का नियम भी कहते हैं। अर्थात न्यूटन ने दूसरा नियम जो दिया उसके अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु में अर्थात इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु में जब कोई वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं तो वह बल वस्तु के त्वरण के समानुपाती और द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि A समानुपाती F और A समानुपाती 1/m ने F बराबर F गति से संबंधित न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। जैसे पहला नियम जो था गति का नियम, गति का प्रथम नियम, और दूसरा था गति का द्वितीय नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम ही कहते हैं। गति का पहला जो नियम होता है वो जड़त्व नियम कहलाता है और गति का दूसरा जो नियम है वो बल के नियम कहलाता है। गति का दूसरा नियम का परिभाषा उन्होंने दिया किसी वस्तु पर लगाया गया बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है, त्वरण जो होगा वह बल के समानुपाती होगा और द्रव्यमान के भी समानुपाती होगा। अगर ऐसे करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू F/m होता है। अब जब समानुपाती घटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट की राशि होती है जिसको K बोलते हैं, और जहाँ K नियतांक है। अब यदि इसको समीकरण कर देंगे, यदि
वस्तु पर इकाई बल का प्रयोग करते हैं, बल का मान 1 न्यूटन और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम और जो त्वरण है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो हमारा समीकरण 1 से ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, a × 1/1, दैट मीन्स k = 1, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 and 2 हमें आपके का मान सेट कर देंगे, तो e बराबर 1 गुणे f बटा में m, इसलिए f बराबर m, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह जो है गति के दूसरे नियम का, मतलब गति के दूसरा नियम है। गति के दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल का परिभाषा संवेग परिवर्तन सूत्र से भी मिलता है, अर्थात संवेग परिवर्तन के दर आत्मिक बल के बराबर होते हैं। F बराबर mv - mu बटा में t, जहाँ v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर दोनों पे अगर m कॉमन कर लेते हैं तो v - mu बटा t हो जाएगा, अर्थात F बराबर और v - mu बटा t बराबर a होता है, तो a में आ जाएगा। अर्थात हम संवेग परिवर्तन के सूत्र से ही बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग ये आपका गति के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व के नियम में हम ये जानेंगे कि जड़त्व करते किससे हैं। जड़त्व का मतलब होता है कि किसी वस्तु की एक समान विराम की अवस्था या उसकी गति की अवस्था को जड़त्व कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु अगर विराम है तो विराम में रहेगा और गति में है तो गति में रहेगा, यह जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व कहते हैं जड़त्व प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति है। अर्थात जड़त्व से हमें यह मालूम चलता है कि वह वस्तु, उस वस्तु की प्रवृत्ति कैसा है, यानी वो गतिशील है, विराम की अवस्था है। तो जड़त्व जो है किसी वस्तु की प्रवृत्ति को बताता है, उसकी प्रवृत्ति कैसे है। दूसरा है जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है। अर्थात जड़त्व को हम वस्तु के द्रव्यमान से मापते हैं। अब यहाँ पर हमें यह मालूम करना है कि द्रव्यमान है क्या, द्रव्यमान किसे कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान किसे कहते हैं। द्रव्यमान तो द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। अर्थात अगर मान लीजिए कि एक चौक है, चौक को बनाने में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उन वस्तुओं की कुल मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में निहित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो जड़त्व के 3 प्रकार होता है। जड़त्व 3 प्रकार होता है। पहला जड़त्व का प्रकार हो गया विराम का जड़त्व, मतलब यह सूचित करता है कि वह वस्तु विराम की अवस्था है। और जैसे हम किसी गाड़ी में यात्रा करते हैं तो हम गाड़ी की अपेक्षा विराम करते हैं। जैसे अगर हम किसी ट्रेन में बोगी नंबर 1 में बैठे होते हैं तो हम बोगी नंबर 1 में ही रहते हैं, जबकि ट्रेन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहता है।
तो हम ट्रेन के अपेक्षा विराम की अवस्था में होते हैं। आगे हम लोग जड़ और द्रव्यमान में अंतर स्थापित करें। जड़ और द्रव्यमान में क्या अंतर है? जड़ और द्रव्यमान में हम निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जड़ और इधर हो गया द्रव्यमान। जड़ मतलब होता है जड़ तो जो है किसी वस्तु की गुण और प्रवृत्ति होती है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु की द्रव्य की मात्रा होती है। और किसी वस्तु के जड़ जो होते हैं द्रव्यमान से मापे जाते हैं, और द्रव्यमान जो होता है वह स्वयं उस वस्तु की मात्रा होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद वाली चीज, इसमें न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद इस पाठ का संबंधित प्रश्नों को अभ्यास कराऊंगा। तो धन्यवाद। अच्छे ढंग से इसको बढ़िया से समझ